Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the chapter number 3 of that is atoms and molecules. हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट चैप्टर में देखा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस, और उसके बाद हमने देखा कि कोई भी एटम है वो उसकी थ्योरीज पढ़ी थी। एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जो लॉ थे क्या थे? कॉम्बिनेशन लॉ थे। क्या क्या थे? मास कंजर्वेशन का लॉ और इसका लॉ था डेफिनेट प्रोपोर्शनल का लॉ। ये हमने डिस्कस किया था। उसके साथ ही साथ हमने डाल्टन की थ्योरी देखी थी। आज हम देखेंगे कि एटम्स क्या होते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंस में बता दिया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस जो मैंने बताया था उसी में मैंने आपको एटम्स बता दिया था, लेकिन यहाँ हम एक बार दोबारा देखते हैं एटम्स क्या होते हैं। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ किसकी? एलिमेंट की। स्मॉलेस्ट entity of element is known as atoms। ठीक है, ये सेम ये भी लिख सकते हो आप, और ये भी लिखनी है आपको। आप इतनी सी डेफिनेशन लिखोगे तो आपको मार्क्स तो मिलेंगे। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? जो साइंटिस्ट ने बोला था कि जो मैटर है, ये हमारा मैटर है, वो किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो टाइनी पार्टिकल्स है ये क्या है? एटम्स है। ये क्या है? एटम्स है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर की सबसे छोटी यूनिट में विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम्स। मतलब क्या हुआ? ये मैटर है, मैटर के अंदर टाइनी पार्टिकल्स है, उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला है? एटम्स बोला है। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम का। अब सोडियम में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। उन सोडियम पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सोडियम है, Na जिसको बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे सोडियम के पार्टिकल्स हैं, Na के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कई ऐसे होते हैं, कई स्मॉलेस्ट यूनिट ऐसी होती है। Na की स्मॉलेस्ट यूनिट तो Na होगी। ठीक है, H2 की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट एंटाइटी ऑफ एलिमेंट बोला था ना। H2 क्या एक एलिमेंट है, इसकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होगी? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी? H होगी। O2 की स्मॉलेस्ट यूनिट O होगी। ये बोल रहे हैं इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, Na की Na, H2 की H, O2 की O, इनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है? जैसे हीलियम है, ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये स्टेबल रहता है। ठीक है, ये कुछ गैसेस होती है, नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। ये नोबल गैसेस होती है, ये जो स्टेबल होती है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जैसे ये हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो स्टेबल नहीं होता। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? H। ये क्या है? स्टेबल नहीं है, मोर रिएक्टिव है। ये है, ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, जो मोर रिएक्टिव होगी वो जल्दी रिएक्ट करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगी वो करेगा ही नहीं। ये करता ही नहीं है। लेस रिएक्टिव भी मत मान लो, नो रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी है ही नहीं, कुछ रिएक्ट ही नहीं करता। तो हीलियम क्या है? हीलियम की स्मॉलेस्ट एंटाइटी हीलियम ही होगी, इसको हीलियम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हीलियम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब क्या करेंगे? फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो मतलब फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे। अब हाइड्रोजन है, ये मोर रिएक्टिव है, मतलब मोर रिएक्टिव होने के कारण किसी और के साथ क्या कर लेगा? ये रिएक्ट कर लेगा। जब ये रिएक्ट कर लेगा तो ये फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। जब ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन है हमारा, ये कैसा है? रिएक्टिव है। और इसलिए मैंने बोला कि कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनकी फ्रीली एग्जिस्टेंस होती है और किसी की नहीं होती। जैसे यहाँ हीलियम जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं करता। सोडियम है,
सोडियम भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसके साथ रिएक्ट हो सकता है? OH के साथ रिएक्ट हो सकता है, Cl के साथ रिएक्ट हो सकता है, तो इसकी भी फ्रीली नहीं है, ये भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सिर्फ हीलियम जो नोबल गैस होती है ना वो हमारी फ्रीली एग्जिस्ट करती है। अब नोबल गैस क्या होती है वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते हो तो। ठीक है, बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैटर ऐसा हो सकता है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, बट ऑलवेज टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। अब चाहे वो फ्रीली एग्जिस्ट करे चाहे ना करे, फिर भी वो किस में पार्ट करेगा? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले रहा, लेगा, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेगा। बस ये बता रहे हैं कि ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है और नहीं कर रहा। तो जो एटम्स है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। अब जो हमारा जो एटम है वो कितना छोटा होता है, ठीक है, उसके बारे में देखना है। ये हमारा एटम है, ये सेंटर है एटम का, और ये क्या बना दी मैंने? इसकी रेडियस बना दी। तो ये जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस जो हो गई, एटम की रेडियस है, तो एटम की रेडियस को क्या बोल दिया? एटॉमिक रेडियस। जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम नैनोमीटर्स में क्या करते हैं? मेज़र करते हैं, और 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर मतलब 10 बार 0, 9 बार 0 आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखो इतना छोटा मॉलिक्यूल है जिसे हम देख भी नहीं सकते, सोच से भी बाहर है हमारी। ठीक है, तो इतना छोटा होता है एटम का साइज, क्योंकि इसकी रेडियस इतनी छोटी है। जब रेडियस ही इतनी छोटी है तो ऑब्वियसली बात है साइज भी उसका बहुत छोटा होगा। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट। ये जो मैंने लिखा HO, हीलियम, हाइड्रोजन, ये आया कहाँ से? तो सबसे पहले जो सिंबल दिए थे वो किसने दिए थे? डाल्टन ने दिए थे। डाल्टन वॉज फर्स्ट टू यूज द सिंबल फॉर द एलिमेंट इन अ स्पेसिफिक केस। सबसे पहले डाल्टन ने सिंबल्स को यूज़ किया था। उसने कुछ अलग तरीके से सिंबल दिए थे, लेकिन बाद में IUPAC आई। IUPAC ने क्या किया? अप्रूवल दिया किसको? एलिमेंट्स के नेम को, सिंबल को एंड यूनिट्स को। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो हाइड्रोजन लिख रही हूँ मैं, हाइड्रोजन, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। उसके फर्स्ट लेटर से ही हम उसको किससे शो करेंगे? उसके सिंबल होगा। जो उसका फर्स्ट लेटर होगा वही उसका क्या होगा? सिंबल होगा। बट क्या होना चाहिए? वो कैपिटल्स होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट केस क्या बन गया? इफ़ द सिंबल हैज़ 1 or 2 लेटर देन द फर्स्ट लेटर ऑफ इस सिंबल इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल। अगर हम सिर्फ एक सिंबल यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा लिखा जाएगा? कैपिटल लिखा जाएगा। लेकिन कुछ सिंबल ऐसे हैं जिसमें हम 2 ले रहे हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसमें हमने 2 लिया, तो फर्स्ट वाला तो कैपिटल लिखा जाएगा लेकिन सेकंड वाला स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम में AL है तो इसके 2 लेटर ले लिए, स्टार्टिंग वाला हमने कैपिटल लिख दिया और ये जो L है ये हमने किस में लिख दिया? स्मॉल में। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हमने सिर्फ H लिया है, Y नहीं लिया। Y लेते तो इस तरह से लिखते, लेकिन हाइड्रोजन का हमने सिर्फ H यूज़ किया, सिर्फ एक ही लेटर लिया है। और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके हम 2 लेटर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर ए सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन द नेम। मतलब जैसे यहाँ तो क्या था, जो साथ साथ लिखे हुए थे वही हमने ले लिए, A और L साथ साथ लिखे हुए हैं तो हमने साथ साथ वाले लेटर्स ले लिए और उसको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। कौन से सिंबल से? AL से। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसमें साथ साथ वाले यूज़ नहीं हो रहे, जैसे क्लोरीन। देखो क्लोरीन में क्या है? ये H है, इस H को इन्होंने छोड़ दिया और ये C और ये L ले लिया, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल, ये C और L लिया है। और जैसे जिंक है, जिंक में I को छोड़ दिया और Z और L ले लिया। इस तरह से ये आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब ये नहीं, ये तो सिर्फ एक रूल बता रही हूँ कि IUPAC ने किसको अप्रूवल दी थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को अप्रूवल दी थी, ये आपको याद तो करना ही है कि इसका सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, हीलियम का क्या होता है, क्लोरीन का क्या होता है, जिंक का क्या होता है, ये आपको सब याद करने हैं। ठीक है, अदर सिंबल टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट, और कुछ सिंबल ऐसे थे जिनको हम उनके नेम से लिख रहे थे।
जैसे वो लैटिन में भी हो सकता है, जर्मन नेम से और ग्रीक नेम। जैसे आयरन है, अब आयरन है, हमने जो अभी तक 2 रूल पढ़े हैं उसके बेसिस में हम इसका नाम कैसे देंगे, या तो आई और IR भी दे सकते हैं और IO देख सकते हैं। बट आपको ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आयरन का सिंबल, आपको लिखा हुआ मिलेगा Fe। आयरन का सिंबल आपको क्या मिलेगा, Fe। अब ये Fe कहाँ से आया, इन रूल से तो आया नहीं। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कहाँ से आए थे, उनके ग्रीक नेम से आए थे या लैटिन नेम से, जर्मन नेम से। तो जो आयरन होता है इसका लैटिन नेम होता है फेरम। तो फेरम में Fe ले लिया तो इसका क्या बन गया, सिंबल ले लिया। उसी तरह से सोडियम है, सोडियम को हम Na से शो करते हैं जिसका लैटिन या जर्मन या ग्रीक नेम क्या है, नाइट्रियम, जिसमें हमने ये Na ले लिया और हमारा सोडियम का सिंबल मिल गया। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कुछ आपको याद करने हैं 1 to 20 आपको याद करने हैं। क्या याद करने हैं, एटॉमिक नंबर याद करने हैं, एटॉमिक नंबर याद करने हैं। और आगे आप अभी जो आगे टॉपिक पढ़ोगे एटॉमिक मास पढ़ोगे तो आपको उसके एटॉमिक मास भी याद करने पड़ेंगे, एटॉमिक मास याद करने पड़ेंगे। अभी मैं बताऊंगी एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर याद करना है, एटॉमिक मास याद करना है और एलिमेंट्स याद करने हैं। मतलब 1 नंबर पे कौन सा आता है, हमारा हाइड्रोजन आता है, 2nd नंबर पे हमारा हीलियम आता है, 3rd नंबर पे हमारा लिथियम आता है। इस तरह से आपको लाइन वाइज याद करना है कि 3रे नंबर पे कौन आता है, 4थे नंबर पे कौन आता है, 5वें पे कौन आता है। तो ये जो लाइन वाइज ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, जैसे अब मैं मान लो मैंने ये लिखा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। जैसे मान लो ये मैंने लिखा 1st नंबर पे हमारा आता है हाइड्रोजन, ये आता है 1 नंबर पे, ये आता है 2 नंबर पे, 3, 4, 5 और 6 लाइन वाइज लिख दी गई। ये जो लाइन वाइज सीक्वेंस लिखा है ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर है। अब इनके वेट भी आएंगे, एटॉमिक वेट, ये हमारे सिंबल है। जब आप इनको याद कर लोगे तो आपको इनको सिंबल भी याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, हीलियम को किससे लिखते हैं। इस तरह से आपको याद करनी पड़ेगी। ओनली 1 to 20 आपको याद करना है। एटॉमिक नंबर याद करना है, एटॉमिक नंबर तो याद हो ही जाएगा जब आपको ये याद हो जाए, क्योंकि लाइन वाइज करते जाओ, जो जिस नंबर पर आ रहा है वो उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास भी आपको याद करने पड़ेंगे। एटॉमिक मास याद करने का मैं आपको एक मेथड बताऊंगी, अभी तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास क्या है, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि हर एटम का अपना अपना क्या होता है, मास होता है, ठीक है। तो जो अदर साइंटिस्ट थे वो बोला कि प्रूफ करो कि हर एटम का अपना अपना मास होता है और आप हमें निकाल कर बताओ कि मास होता है तो कितना होता है, ठीक है। अब हर एलिमेंट के लिए तो निकालना ज़रूरी नहीं है, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं और हर किसी का एटॉमिक मास निकालना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो उन्होंने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन दिए थे, मास कंजर्वेशन का लॉ और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का लॉ, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या निकाल दिया, एटॉमिक मास निकाल दिए। जब इन्होंने एटॉमिक मास निकाल दिए तो उन्होंने बोला कि जो एटम का जो मास है उसको हम AMU से शो करेंगे, जो कि किलोग्राम से शो नहीं करेंगे, हम किससे शो करेंगे, AMU, जिसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। बट IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो IUPACI वो बोली हम इसको AMU से डिनोट नहीं करेंगे, हम इसको किससे डिनोट करेंगे, U से, जिसका मतलब क्या है, यूनिफाइड मास, ठीक है।
तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, हम AMU से शो करते हैं, लेकिन IUPAC वो बोलते हैं कि हम इसको U से शो करेंगे, जिसका मतलब है यूनिफाइड मास। तो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने AMU में वेट दिया था, उन्होंने क्या निकाला कि 1 AMU जो है वो किसके इक्वल है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। -27 आ गया, मतलब इतना छोटा वेट है इसका, किसका, एटॉमिक मास इसका। तो इतना छोटा वेट है किसका, एटम्स का। तो उन्होंने बोला कि हम इसको किलोग्राम में लिखने की बजाय AMU में लिख लेते हैं। हमारा 1 AMU किसके इक्वल होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के इक्वल होता है। अब ये मैंने लिखा हुआ है C12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। मतलब जो आइसोटोप का मतलब क्या होता है, कार्बन जो होता है ना, इसके आइसोटोप प्रेजेंट रहता है, एक तो C12 और एक C13 में, ये इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे C12 आइसोटोप यूज़ किया है। C13 क्या होता है, ये आपको इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ आपको C12 लेना है कि पता होना चाहिए कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है। जो C12 आइसोटोप है उसको हमने चूज़ किया है एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। अब C12 को ही हमने चूज़ क्यों किया है, क्योंकि जो कार्बन 12 होता है ना, हमने और भी एलिमेंट्स लिए थे, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स थे वो डेसिमल्स में वैल्यू दे रहे थे, डेसिमल्स में क्या दे रहे थे, वैल्यू दे रहे थे। बट जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप्स लिया, ये एकदम एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था, होल नंबर्स में वैल्यूज दे रहा था। इसीलिए हमने किसको यूज़ किया, C12 आइसोटोप को यूज़ किया एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ द एटॉमिक मास। तो ये हमारा एटॉमिक मास यहाँ कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो एटॉमिक मास याद करने का तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको एटॉमिक मास को याद करना है। तो हम देखते हैं किसी के भी एटॉमिक मास को याद करने का तरीका क्या है। हमें एक शॉर्ट ट्रिक से समझना है। उसके लिए आपको सबसे पहले एक रिप्रेजेंटेशन पता होने चाहिए कि हम किसी भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है x, a और z। यहाँ पे ये जो x है ये हमारा क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो a है ये हमारा क्या है, एटॉमिक मास। और ये जो z है ये हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर जैसे मान लो मेरे को इस Be यानी बरेलियम को रिप्रेजेंट करना है तो x की जगह मैं क्या लिखूंगी, बरेलियम लिखूंगी, क्योंकि वही हमारा एलिमेंट है। और इस A की जगह मैं क्या लिखूंगी, एटॉमिक मास लिखूंगी। इसका एटॉमिक मास क्या है, 9 होता है इसका एटॉमिक मास, तो इसको इसके सर के ऊपर 9। अब Z, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इस तरह से नीचे लिख दिया। ये होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। अब हम देखते हैं कि इसको एटॉमिक मास याद करने से पहले आपको इसका सीक्वेंस याद होना चाहिए कि 1 नंबर पे कौन आता है, सेकंड नंबर पे कौन आता है, थर्ड नंबर पे कौन आता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है हाइड्रोजन, सेकंड पे आता है हीलियम, थर्ड पे आता है लिथियम, फोर्थ पे आता है बेरिलियम। इस तरह से आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये जो सीक्वेंस है 1 नंबर पे हाइड्रोजन, 2 नंबर पे हीलियम, तो ये जो सीक्वेंस है यही आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। और एटॉमिक, यहाँ मैं आपका एटॉमिक मास लिखूंगी, ठीक है। मैंने इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या बताई है, शॉर्ट ट्रिक इसके लिए क्या है, अगर कोई भी किसी का एटॉमिक नंबर अगर इवन है तो उसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। और जिसका एटॉमिक नंबर ओड है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल क्या है, जो मैंने राउंड किए ना वो आपके एक्सेप्शनल है, मतलब वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और आर्गन है, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का करें, ओड है तो 2 × 1 + 1 होना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए। अब क्योंकि ये हमारा एक्सेप्शनल है, ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो आपको इसका एटॉमिक मास याद रखना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है,
1 होता है। तो आपको ये याद रखना है, इसका 3 नहीं होता, इसका कितना होता है 1 होता है। यहाँ लिख लेना एक्सेप्शनल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्या है इवन है। अब इवन है तो सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा एटॉमिक मास होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है ओड है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करना है, यानी कि 7 इसका एटॉमिक मास हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है इवन है, यानी कि 4 × 2 8 आना चाहिए। अब क्योंकि ये क्या है एक्सेप्शनल है, इसके लिए इसका एटॉमिक वेट 8 नहीं होता, इसका होता है 9। तो यहाँ भी लिख लेना एक्सेप्शनल। नेक्स्ट हमारा क्या है ओड है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा 11। ऐसे इसको करो 6 × 2 12। अब ये हमारा एक्सेप्शनल है तो इसका एटॉमिक वेट होता है 14। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। इसी तरह से आप सब अपने आप करके देखो, मैं यहाँ लिख रही हूँ 8 × 2 16, 9 × 2 18 + 1 19 20 23 24 14 × 2 28 15 × 2 + 1 31, इसका 32 और इसका 35, और ये हमारा एक्सेप्शनल है जिसका एटॉमिक वेट क्या होगा 40। ठीक है, और ये 38 + 1 39 और ये हो जाएगा 40। इस तरह से हम एटॉमिक वेट निकालते हैं। अब ये देखो आर्गन का और कैल्शियम का क्या है सेम है एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये मैं इसके कुछ नाम लिख देती हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, और ये जो नेक्स्ट है इसको क्या बोलेंगे क्लोरीन, आर्गन, और इसको बोलते हैं पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखा हमने कैसे कि सिंपल सी ट्रिक से आपको क्या हो गए सभी के एटॉमिक मास याद हो गए। ये जो 4 एक्सेप्शनल है जो कि आपको क्या करना है याद करने हैं। तो अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। जो हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा था एटॉमिक और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस, उसमें मॉलिक्यूल्स का मैंने क्या बताया था, जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है किसकी कंपाउंड की, वो क्या होता है मॉलिक्यूल होता है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे तो क्या होता है 2 और मोर आइटम केमिकली बॉन्डेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा आइटम मिलकर कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूल। और किसके थ्रू कंबाइन होते हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू कंबाइन होते हैं, जिसको हमने क्या बोला है मॉलिक्यूल बोला है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। जैसे अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लेती हूँ हाइड्रोजन का H2, ठीक है। अब H2 है, ये क्या है एक एलिमेंट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसकी स्मॉलेस्ट एंटाइटी क्या होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी क्या होगी H होगी। अब ये जो H है हमने आइटम्स में क्या पढ़ा था, जो एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है एटम्स होती है। तो H2 की स्मॉलेस्ट यूनिट H हुई, तो हमारा यहाँ H क्या है एटम हो गया। ठीक है, और ये जो आइटम है जब ये कंबाइन हो रहा है तो ये क्या होगा हमारा मॉलिक्यूल। अगर ऐसे ही आइटम को अगर हम अटैच कर दे, 2 आइटम्स अटैच हो रहे हैं ना, तो 2 आइटम को जब अटैच किया तो हमें क्या मिल गया मॉलिक्यूल मिल गया।
ठीक है, तो यही तो बोला, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड। ये तो होगी अब एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी एटम्स, और जो पूरा जो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल। ये एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। उसी तरह से अगर मैं H2O का एग्जाम्पल लेती हूँ, वाटर का, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है H एंड O के, ठीक है। तो यहाँ H एंड O की स्मॉलेस्ट एंटाइटी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की स्मॉलेस्ट यूनिट लिखी है, क्या लिखी है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो H एंड O क्या हो गए, ये तो हो गए एटम्स, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूँ, ये दोनों आइटम्स हैं, दोनों आइटम को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनेगा। उस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं हम, मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। समझ में आया? क्या बताया मैंने, अगर कोई भी दो एटम्स, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होकर जो कंपाउंड या एलिमेंट बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। और जो एलिमेंट की स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है वो होती है हमारी एटम्स, और कंपाउंड और एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट एंटाइटी होती है उन सबसे जो कंबाइन होकर जो बनता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूल। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ आइटम्स, मतलब कोई सेम टाइप ऑफ आइटम जब कंबाइन हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने अभी दिया था H2 का, H2 की स्मॉलेस्ट एंटाइटी H, तो ये क्या हो गया, एटम हो गया, और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल होगा। अब ये देखो यहाँ ये H2 लिखा हुआ है, मतलब इसमें सारे जो एटम्स हैं वो किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं। जब सारे एटम्स हाइड्रोजन के होंगे इसका मतलब ये क्या है, हमारी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। सारे जिसमें सारे एटम सेम होंगे वो क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी एटॉमिसिटी बोलेंगे कि कितने नंबर में वो कंबाइन हो रहा है, कितने नंबर ऑफ आइटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको हम उसकी क्या बोलेंगे, एटॉमिसिटी बोलेंगे। द नंबर ऑफ आइटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी होती है वो मोनोएटॉमिक भी हो सकती है, डायएटॉमिक भी हो सकती है, ट्राई भी हो सकती है, टेट्रा भी हो सकती है और पॉली भी हो सकती है। मोनोएटॉमिक किसको बोलेंगे, जब सिर्फ एक नंबर ऑफ आइटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोएटॉमिक बोलेंगे। जब दो नंबर ऑफ एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे उसको हम डायटॉमिक बोलेंगे। जब 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होंगे तो उसको, 3 नंबर ऑफ आइटम अटैच होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायटॉमिक। अगर 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलो एटॉमिक बोलेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ, आप मुझे बताओ, या आर्गन लिखा हुआ मेरे AR, ठीक है, इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम अटैच है, सिर्फ एक नंबर ऑफ आइटम अटैच है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, मोनो एटॉमिक। या हीलियम में भी क्या है, 1 नंबर में अटैच है, तो ये क्या हो गया हमारा मोनो एटॉमिक। H2 में कितने नंबर में अटैच हो रहा है, 2 नंबर में अटैच हो रहा है। 2 आइटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा हो गया डायटॉमिक। N2 में भी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आइटम्स अटैच हो रहे हैं, 2 नंबर ऑफ आइटम्स अटैच होकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं N2, इसलिए ये भी क्या हो गया, डायटॉमिक हो गया। अब फॉस्फोरस है, ये हमारा एग्जिस्ट करता है P4 में, इसमें 4 आइटम मिलकर एक फॉस्फोरस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, टेट्रा एटॉमिक। सल्फर जो होता है वो हमारा एग्जिस्ट करता है S8 में, यानी 8 नंबर ऑफ सल्फर मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो इसकी एटॉमिसिटी होगी वो क्या होगी, पॉली एटॉमिक। तो ये होगी हमारी एटॉमिसिटी के बारे में, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में तो हमने ये पढ़ा था कि कोई सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कि, और ये जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में फॉलो होते हैं। जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, उसमें क्या देखा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका फिक्स प्रोपोर्शन कितना रहता है, 1:8। अमोनिया का कितना रहता है,
14:3 और कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8, ये फिक्स होता है, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है ये इसको भी फॉलो करते हैं और 2 से ज़्यादा एटम मिलकर क्या बनाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है H2O, इसमें कौन कौन से एटम्स अटैच हो रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स बोलो, डिफरेंट एटम्स है। अब ये डिफरेंट एटम कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे H2O एग्जाम्पल लिखा हुआ है, NH3 लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, L एंड H। इसमें कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमारा हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस हम कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। तो ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, ये आपको याद करनी है। अगर आप इसको याद नहीं करोगे तो आपका चैप्टर नहीं हो पाएगा आगे का। तो आपको इसको ज़रूर से क्या करना है, याद करना है। इस लेक्चर में इतना ही, अब बाकी का बचा हुआ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।